क्योंकि आरएएस जो है वो मेरा ये मानना है कि नॉलेज से ज़्यादा पेशेंस का टेस्ट है। जैसे मैं अभी जो जनवरी में एग्ज़ाम हो रहे हैं इनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपका कोई बड़े सब्जेक्ट है जहाँ पे आप टाइम नहीं दे पा रहे हो और अब आपके पास 20 25 30 दिन बचे हैं, 1 महीना बचा है, तो उन बड़े सब्जेक्ट के सीधा क्वेश्चन आंसर पढ़ लो। ऐसी अफवाहें चल रही पेपर आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना और इस डिस्ट्रैक्शन से तो सबसे ज़्यादा बच के रहना। लाइन थी, जोगा ने जग पूछे ना जोगा ने कुन पूछे। तो पापा ऐसे ही चाहते थे कि हम भी कुछ इस तरह के बने कि समाज के प्रति कुछ कर पाएँ, जो सोसाइटी से इतना लिया है उसको दे पाएँ। मेरे फादर 2003 में एक्सपायर हो गए। कई बार ऐसा लगेगा तैयारी छोड़ते हैं, हाँ, कई बार ऐसा लगेगा एग्जाम होगा नहीं होगा। कई हमारे टाइम में भी होता, 18 वाला भी प्रीलिम्स है 2 बार पोस्टपोन हुआ था, मेंस में भी पोस्टपोन हुआ था। पहले मैंने 16 वाला अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें भी यही, क्योंकि ये तो प्रोसेस है और इसमें सारी है, जब दूसरे लोग भी इसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, जैसे 1-1.5 साल आप पूरा बैच कर रहे हैं, 1-1.5 साल अपनी तैयारी को पूरा ऑनेस्टली सिर्फ आरएएस को डेडिकेट करें। उसके बाद कोई छोटे मोटे एग्जाम आते हैं फॉर सेल्फ मोटिवेशन, सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए। अगर कोई छोटे मोटे एग्जाम आते हैं कॉन्फिडेंस के लिए, वो दे तो वो देने चाहिए, जिससे कि आपकी तैयारी होती रहती है। नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म स्प्रिंग बोर्ड क्लिप्स। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एक ने आरएस 2018 और एक आरएस 2021 में आरएस अधिकारी के रूप में सेलेक्ट हुए हैं, और उन्हीं से जानेंगे उनका परिचय, उन्होंने कैसे की तैयारी तथा तैयारी के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और कौन कौन सी सोर्सों से उन्होंने तैयारी की। तो सबसे पहले सर से जानते हैं उनका परिचय, छोटा सा परिचय सर हमारे व्यूअर के लिए। मेरा नाम राजविंद्र सिंह है, मैं नागौर जिले की डेगाना तहसील के गांव मांझी का रहने वाला हूँ, और मेरी आरएस 2018 जो भर्ती थी उसमें 99 रैंक थी, और वर्तमान में राजस्थान तहसीलदार सेवा के तहत मैं तहसीलदार हूँ। और मैम से जानेंगे उनका छोटा सा परिचय। जी मैम। मैं दीपशिखा कालवी हूँ, मैं नागौर में कालवी गांव से हूँ। मैं मेरी स्कूली शिक्षा जो है वो बीकानेर के अंदर हुई। मैं आरएएस 2021 में 13th रैंक मैंने हासिल की है। तो एक ही परिवार से 2 आरएस अधिकारी निकले, और सर पहले सेलेक्ट हुए, उसके बाद मैम सेलेक्ट हुए हैं 2021 की भर्ती में। कहीं ना कहीं ये भी एक प्रेरणा का स्रोत रहा होगा कि सर को देख के आपको मोटिवेशन मिला होगा। मेरा 2018 का मैंने भी अटेम्प्ट दिया था, तब मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। अच्छा। उसके बाद जो कुछ कमियां रह गई थी इनके गाइडेंस में और इनके मार्गदर्शन में, उनको इम्प्रूव करते हुए इस रैंक तक पहुंच पाई हूँ। तो सर से ही शुरू करते हैं। सर, जब सबसे पहले आपने तैयारी का सोचा तो कैसे किन सोर्सों की तरफ गए, और मार्केट में जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में उतरते हैं तो बहुत से सोर्स होते हैं, तो उनमें से छांट के कैसे आपने तैयारी शुरू की? सबसे पहले जैसे मैंने 12th किया था जी। तो 12th के बाद मेरा 12th तक पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अच्छा। 12th के बाद में मैंने स्ट्रीम चेंज किया और ग्रेजुएशन में भी किया था, और फिर बाद में मैंने बीए के दौरान ही मैंने कोचिंग एक तरीके से ज्वाइन कर दी थी सेकेंड ईयर में। तो शुरू में तो लगा कि वो कंटिन्यू रह पाएगी, फिर बाद में कंटिन्यू नहीं रह पाई थी, क्योंकि मुझे डिस्टेंस का भी रहा था। तो 3-4 महीने मैंने कोचिंग रखा था, फिर बाद में मेरा दिल्ली हो गया था, मास्टर्स मैंने दिल्ली से किया था। तो उस दौरान एक तरीके से, और उस टाइम में एलिजिबल भी नहीं था एज वाइज भी, 2013 वाली भर्ती थी उस टाइम, 13 में एलिजिबल नहीं था, तो एक तरीके से मेरा ब्रेक हो गया था। अच्छा। तो 16 वाला मैंने अटेम्प्ट दिया और 18 वाला 2 अटेम्प्ट दिए। तैयारी के दौरान जैसे नोट्स वगैरह थे, तो पहले तो जो बेसिक बुक्स है वही पढ़ी थी, और फिर ये जैसे क्लास नोट्स वगैरह थे ये भी मैंने। तो जैसे आपने 12th पीसीएम से की और उसके बाद बीए कर ली, तो ये पहले से ही माइंड में क्लियर था कि अपने को सिविल सर्विस की तरफ जाना है? सिविल सर्विस का शुरू से ही ऐसा माइंड मेकअप था कि सिविल सर्विस में जाना है, क्योंकि जब हम स्कूल में थे तो देखते थे, और परिवार में भी पापा वगैरह मोटिवेट करते थे कि भाई आप आईएएस आरएस में जाओ। और जब हम भी जैसे स्कूल्स में आते थे एसडीएम कलेक्टर वगैरह, तो उनके जो सोशल प्रेस्टीज है वो आप देखते कि एक समाज में कैसे उनकी जो रेपुटेशन है जी, तो उसको देख के निस्संदेह में प्रभावित हुआ था। फिर मैंने 12th के बाद में क्लेट का भी दिया था मैंने एग्जाम, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची में मेरा हुआ था, लेकिन वो मैंने स्किप कर दिया था, और मैंने यही सोचा कि
ग्रेजुएशन की जाए ताकि अपन जल्दी बन जाएंगे। तो मैम आपका भी पीसीएम बैकग्राउंड से रहा है या फिर शुरुआत से अलग से सब्जेक्ट रहे हुए थे बीए वाले जो यूनिटेड? मैं बीटेक हूँ। अच्छा। तो मैंने पीसीएम लिया, फिर बीटेक की, उसके बाद मैं जॉब कर रही थी, मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हो गया था। ओके। तो मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर जॉब कर रही थी अहमदाबाद के अंदर, और 2018 की वैकेंसी मेरा जो था प्रथम प्रयास, उस टाइम वो यही कारण था कि मेरे पापा हमेशा से चाहते थे कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। मेरे जो बड़े दादू सा थे वो केंद्रीय मंत्री थे, और उनकी एक लाइन थी, जोगा ने जग पूछे ना जोगा ने कुन पूछे। तो पापा ऐसे ही चाहते थे कि हम भी कुछ इस तरह के बने कि समाज के प्रति कुछ कर पाए, जो सोसाइटी से इतना लिया है उसको दे पाए। मेरे फादर 2003 में एक्सपायर हो गए थे, और उसके बाद वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, पर बायोलॉजी तो मैंने ली नहीं थी, और मैथमेटिक्स की थी। तो सबसे अच्छा डॉक्टर के बाद मैं मानती हूँ एक सबसे जिससे आप समाज के लिए कुछ कर सकते हो तो वो आरएएस है जी। और मेरे काकूसा जो है वो आरपीएस हैं। अच्छा। तो वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत थे हमेशा से। बचपन से मैं उनका सोसाइटी की तरफ जो एक उनको जो रेपुटेशन मिलती थी, या वो जो कर पाते थे लोगों के लिए गाँव में, जैसे हमारे किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो उनको अप्रोच करते थे, वो हेल्प करा पाते थे या वो काम करा। मुझे भी हमेशा से इच्छा थी कि मैं उनकी तरह कुछ करूं, और पर वही था, डर लगता था कि आरएएस की तैयारी बहुत लंबा टाइम लगता है, कैसे पढ़ाई होगी, क्या होगी जी। आज मेरे हिसाब से पिताश्री जहाँ भी होंगे आज आप पे गर्व कर रहे होंगे। राजस्थान की सबसे बड़ी सेवा में 13 रैंक लाना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आके नॉन टेक्निकल वाले सब्जेक्ट पढ़ना और उनमें अच्छा करना। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आरएस परीक्षा के 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार। तो सर इनकी तीनों की अलग अलग रणनीति रही थी, और आपने प्रारंभिक परीक्षा को कैसे, अमूमन जैसे इस साल जो मेरिट रही है उससे एक अभ्यर्थियों के मन में एक डर सा पैदा हो गया कि भाई 50% से भी अबव मेरिट जाने लग गई इस बार, तो क्या रणनीति होनी चाहिए, और उस समय आपने कैसे तैयारी की थी सर? देखिए पर्टिकुलर मैं ये मानता हूँ प्री और मेंस की तैयारी अलग तो होती नहीं कुछ जी। अगर आप थोरोली उन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ोगे तो फैक्ट भी याद नहीं होंगे। जब तक आपके माइंड में एक कहानी नहीं बनेगी तो केवल फैक्ट याद नहीं हो सकते। तो मेंस के हिसाब से अपने को तैयारी करनी चाहिए, और उसमें जो प्रीलिम्स है जैसे फैक्ट्स वगैरह आ रहे हैं या प्रैक्टिस आप कंटिन्यूसली करते रहो। तो मैं ये मानता हूँ कि प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी तो एक ही है जी। इंटरव्यू भी आपकी जैसे आप किन लोगों से मिलते हो, कैसा आपका उठ बैठ है, कैसा आपका रहन सहन है, और आप कैसे किस माहौल में रहते हो, वो कहीं ना कहीं मैटर करता है। वो आपके थॉट प्रोसेस है उसको डेवलप करता है, आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसको डेवलप करता है। तो ये चीज़ तो इंटरव्यू वाली आपकी साथ साथ चलती रहती है। और पर्टिकुलर तैयारी अगर अपन मेंस के पर्पज से करें तो निश्चिंत कर सफलता मिलती है। मैम आपने क्या अप्रोच अपनाई है प्री के टाइम, और फिर कैसे आपने फैक्ट्स जो मतलब आरपीएससी का जो मेन कंसर्न रहता है फैक्ट पे वो ज़्यादा ध्यान देती है, वो उसमें आपने कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को? कि मेरा मानना है कि प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है जी। मेंस में 800 नंबर का होता है, इंटरव्यू 100 नंबर का। तो हमारा टारगेट हमेशा मेंस होना चाहिए, क्योंकि रैंक तो मेंस से ही बनेगी जी। तो फाइनल सिलेक्शन अगर मेंस अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ज़रूर होगा। मैं स्प्रिंग बोर्ड की फाउंडेशन बैच की स्टूडेंट थी, तो वहाँ पे सर जिस तरह से गाइड करते थे मैंने पूरा वही फॉलो किया था, और सर ने हम लोग को हमेशा मेंस के हिसाब से पढ़ाया। तो मेरा ये मानना है कि जब अपन तैयारी चालू करते हैं, जहाँ अपन बैठते हैं उस जगह पे सबसे पहले मेंस का जो सिलेबस है उसको लगाएं। उसका सिलेबस जो है, या तो सिलेबस याद हो तो बेस्ट है, नहीं है तो सिलेबस को फॉलो करते करते अपन अपनी पढ़ाई चालू करें। जो भी सब्जेक्ट अपन सेल्फ पढ़ रहे हैं कोचिंग में जहाँ पर भी, पर उसको सिलेबस के अधीन मेंस के अकॉर्डिंग चालू करें। जिस दिन प्री का नोटिफिकेशन आता है उस दिन भले ही हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को जो कॉमन सब्जेक्ट है, हाँ, क्योंकि आप अगर ये 6 सब्जेक्ट जो प्री और मेंस के अंदर है उनको मेंस की तरह तैयार करते हैं तो प्री के लिए ऑटोमेटिकली तैयार होते हैं। पर इसके अलावा प्री में रोल रहता है अपने करंट अफेयर्स का, इकोनॉमिक सर्वे का ज़्यादा। तो फिर वो जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके आसपास जो 3-4 महीने बाद का और 6 महीने पहले का करंट अफेयर ढंग से लाइन टू लाइन, क्योंकि 1 लाइनर्स आते हैं, वो इजीली याद करें। और इकोनॉमिक सर्वे उसको थॉरोली वर्ड टू वर्ड याद करें, क्योंकि उसी से आपके नहीं करते 20 क्वेश्चन करंट के और 15 क्वेश्चन इसके, तो 35 से 40 क्वेश्चन तो आपके इधर से ही आ जाते हैं। इसके अलावा अगर अपन ने मेंस के वो 6 सब्जेक्ट ईमानदारी से पढ़े हैं तो प्री क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर हमें लाने मेंस में,
और मेंस की तैयारी 3 या जैसे कि आजकल हो रहा है कि प्रीलिम्स होने के 3-4 महीने में मेंस हो रहे जी। हैं, उन 3-4 महीने में मेंस की तैयारी नहीं हो सकती। इसीलिए तैयारी मेंस की जब हम लंबे टाइम से कर रहे हैं, फोर्थ पेपर को जैसे ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी रैंक बनाने में और आपका सिलेक्शन, इट इज़ मेक और ब्रेक फोर्थ पेपर। तो अगर फोर्थ पेपर की तैयारी करने के लिए अपन को पहले से ही तैयार अपन को रहना चाहिए, और जिस दिन वैकेंसी आ जाती है उस वक्त ज़रूर हम थोड़ा सा अपने आप को उस तरह से स्ट्रैटेजिकली कर लें कि हमें प्रीलिम्स देना है। और टेस्ट सीरीज जो है उसका मैं मानती हूँ बहुत बड़ा रोल रहता है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, और इंटरव्यू के टाइम मॉक इंटरव्यूज हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के पेपर में आते हैं। जैसा कि मैम ने बताया उन्होंने स्प्रिंग बोर्ड से कोचिंग ली, तो ये भी एक संशय होता है कि अपन सेल्फ करें या फिर कोचिंग का कितना योगदान रहता है, और अगर सेल्फ करना चाहिए तो उसमें क्या दिक्कतें आती है एक अभ्यर्थी को? देखिए, कोचिंग का योगदान अगर अपन एक अभ्यर्थी की तैयारी में माने तो लगभग 15 से 20% के आसपास अपन माने। जी। लेकिन 15 से 20% अभ्यर्थी की मतलब वो ये आपका ये डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन किस रैंक पे होना है, कब होना है, और मतलब कितने आप स्मार्ट तरीके से आप मतलब कम समय में आप रैंक ला सकते हैं। यहाँ कोचिंग डिसाइड करती है। तो ऐसा नहीं है कि आप बगैर कोचिंग आप सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बगैर कोचिंग या बगैर किसी के हेल्प के भी इन्होंने ये क्रैक किया एग्जाम। लेकिन मिनिमम टाइम में आप कैसे मैक्सिमम ज्ञान कर सकते हैं, यहाँ कोचिंग का एक क्योंकि वो उनका एक जो गाइडेंस होता है जी, तो उसके उनके निर्देशन में अपन मतलब कम समय में ज़्यादा मतलब कोचिंग थोड़ा समय आपका बचा देती है, कोचिंग समय भी बचाती है और आपकी रैंक में भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स भी बचाती है मुझे लगता और है। वो माहौल भी प्रोवाइड करवाती है जिस संगति में आपको तैयारी के रूप में आगे बढ़ो। एक निश्चित रूप से एक सवाल ये भी होता है कि आरपीएससी का कोई निश्चित कैलेंडर नहीं है, बहुत लंबी तैयारी होती है, तो उसमें आदमी को हर दिन कैसे मोटिवेट रहना चाहिए? वो कभी ना कभी एक डाउन फेज आता है, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो आपने किन किन समस्याओं का सामना किया और उनसे कैसे उभरे? मैं तो जब प्रिपरेशन करने आई थी जैसे 2018 के अंदर, तो मेरा साथ के साथ अटेम्प्ट चला था जी। तो उस टाइम तो 1.5 साल मुझे कुछ सोचने का ही मौका नहीं मिला, फटाफट प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ। उसके बाद जब 2018 में बैच ओवर हो गया, मेंस दे लिया, तो वो टाइम था जिस वक्त अब क्या करें, अब कैसे पढ़ें। हाँ, एक रेगुलरिटी सी ब्रेक होगी। हाँ, रेगुलरिटी ब्रेक होगी। तो मुझे लगता है एक अच्छा आपका ग्रुप हो, आपके अच्छे एक दोस्त हों जो आपको मोटिवेट करें पढ़ने के लिए। जब आपको डाउन फील हो तो फिर वो आपको उठाएं जी। क्योंकि आरएएस जो है वो मेरा ये मानना है कि नॉलेज से ज़्यादा पेशेंस का टेस्ट है, और इसमें एक्चुअली 5-5.5 साल अब मेरे को लगभग लगे, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में जिनका हो जाता है तो 3-3.5 साल आप मान के चलिए इसमें लगता है। इस बीच बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है आपके आसपास, समाज में, सोसाइटी में लोग भी बहुत कुछ बोलते हैं। तो एक ऐसा ग्रुप हो जो आपको समझता हो, क्योंकि जो आरएएस की तैयारी कर रहे होंगे वो सब समझते हैं आरपीएससी धीरे चल रही है और ये सारी कितना समय लेती चीज़ें है, क्या टाइम लगता है, तो वो आपकी मन की बात जो है वो समझ पाएंगे। तो वो आपको मोटिवेटेड भी रखते हैं आगे तैयारी करने के लिए, और प्लस आप लोग का चेंज भी हो जाता है उनसे बातचीत करते करते। कुछ जैसे लंबी तैयारी है तो उसमें फाइनेंशियली भी और इमोशनली और जो सोसाइटी का मोरल प्रेशर फेस करना पड़ता है, तो उससे सर कैसे अभ्यर्थी अपने आप को बचाए और अपनी फोकस बनाए रखे? देखिए, उसके अंदर बड़ी चीज़ होती है आपकी सराउंडिंग्स जी। अगर आपकी सराउंडिंग्स, आपका एनवायरनमेंट है जो चारों ओर, जिसमें आपके दोस्त आते हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, वो एनवायरनमेंट आता है, तो वो आपके पॉजिटिव होना चाहिए। आपको नो डाउट कई बार ऐसा लगेगा तैयारी छोड़ते हैं, हाँ, कई बार ऐसा लगेगा एग्जाम होगा नहीं होगा। कई हमारे टाइम में भी होता है, 18 वाला भी प्रीलिम्स से 2 बार पोस्टपोन हुआ था, मेंस में भी पोस्टपोन हुआ था। पहले मैंने 16 वाला अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें भी यही, क्योंकि ये तो प्रोसेस है और इसमें सारी है। जब दूसरे लोग भी इसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो अपन भी सेम ही तरीके से गुजर रहे हैं। तो एक तरीके से सारे स्टूडेंटों पे एक ही मोरल प्रेशर, मतलब परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न हो सकती है लेकिन प्रेशर तो काम करता है। तो अपना जो सराउंडिंग है वो पॉजिटिव बनाए रखें। वो अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है कि आप कैसे दोस्त रखते हो, कैसे आपका एनवायरनमेंट रखते हो, और कैसे परिवार वालों को समझाते हो। जी। कहीं ना कहीं जब दिख ही जाता है, मतलब वो एक मारवाड़ी में कहावत है कि पूत का पग बाल ना दिखे। तो अगर आप में कुछ काबिलियत है तो घर वाले तो भरोसा करते हैं, घर वाले निश्चित में भरोसा करते हैं और घर वालों की भी उम्मीदें होती है जी। तो आपको भी उन उम्मीदों पे ऐसा नहीं कि
पानी फेरना चाहिए। आपको भी मतलब जो लक्ष्य है एटलीस्ट उन लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। मुझे लगता है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए जैसे 1-1.5 साल आप पूरा बैच कर रहे हैं, 1-1.5 साल अपनी तैयारी को पूरा ऑनेस्टली सिर्फ आरएएस को डेडिकेट करें। उसके बाद कोई छोटे मोटे एग्जाम आते हैं फॉर सेल्फ मोटिवेशन, सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए अगर कोई छोटे मोटे एग्जाम आते हैं कॉन्फिडेंस के लिए वो दे तो वो देने चाहिए, जिससे कि आपकी तैयारी होती रहती है। मतलब प्लान बी भी आप साथ लेके चलो। प्लान बी एक और अपने 1-1.5 साल नहीं लो, 1-1.5 साल पूरा तैयारी पूरी अच्छे से आरएएस का ही एक अटेम्प्ट देना चाहिए मुझे लगता है। पर अगर एक अटेम्प्ट में जैसे मेरे साथ भी हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ तो अपने ऊपर ही सवाल उठने लगते हैं कि क्या मैं सही तो कर रही हूँ, कहीं गलत तो नहीं जा रही, क्या पता मेरा हो ही नहीं सिलेक्शन। तो उसके लिए कि कोई और छोटा मोटा एग्जाम क्रैक होता है तो आपको फाइनेंशियल तो डेफिनेटली हेल्प मिलती ही है, समाज भी आपको एक तो ताने मारने बंद कर देता है। हाँ, वो भी एक्सेप्ट कर देता है कि हाँ आप इंटेलिजेंट हो, आपने साबित किया है। 3-4 साल से आप जयपुर पढ़ रहे हो तो मतलब आप कुछ ठीक है, कुछ तो आपने आउटपुट दिया ही दिया है। तो वो एक मेंटल 50% बर्डन कम हो जाता है। पर अपना गोल जो आपका निर्धारित है कि मुझे आरएएस बनना, तो जब तक वो अचीव नहीं कर ले तब तक संतुष्ट कहीं नहीं होना। एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है, मतलब अभ्यर्थी, ये तो आजकल बेसिक से ही हो गया कि भाई शादी करने से बाधाएं आ जाती है, लेकिन मेरे सामने एक अच्छा उदाहरण बैठा हुआ है जो ये साबित कर रहा है कि ये सब नेग्लेक्ट की जाने वाली चीजें हैं, उल्टा एक सपोर्टिंग सिस्टम बिल्ड होता है। तो उसमें आपको भी हेल्प मिली होगी मेरे हिसाब से। सर का जो अटेम्प्ट था, मेरी जो कुछ कमियां रह गई थी 2018 में, मेरा जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी कॉपीज आ गई थी। हाँ। तो मैं जैसे तो कॉपीज आई तो मैंने कॉपीज इनको भेजी थी, इनने चेक किया तो मेरे पेपर छूट गए थे। तो इन्होंने देखा कि पेपर छूटते मतलब स्पीड धीरे है, तो ये इंश्योर करते थे कि मैं रोज क्वेश्चन लिखूं। मेरा जैसे मैं बता रही हूँ 4th पेपर थोड़ा कमजोर था, तो हिंदी में मेरी मैं भागती थी, हिंदी से पढ़ती नहीं थी। तो ये जबरदस्ती था कि नहीं आप परिपत्र और पत्र वाला जो सेक्शन है रोज का लिखाना, कि आप पेपर 3 घंटे हिंदी का तो लिखो और किसी सब्जेक्ट का लिखो चाहे मत लिखो। तो एक गाइडेंस, और शायद अगर ये नहीं होता तो ये रैंक मैं कभी प्राप्त नहीं कर पाती। हो सकता है सिलेक्शन शायद हो भी जाता, तो इतना अच्छा सिलेक्शन अगर हुआ है तो डेफिनेटली। और एक मॉरल सपोर्ट भी मेरे को हमेशा रहा। तो एक वो प्रेशर था तो इनने वहाँ पे कि नहीं कुछ नहीं आरएएस नहीं तो कुछ और होगा, पर कुछ तो जरूर होगा, तो पेपर को पेपर की तरह देना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम बहुत मायने रखता है। तो सर एक मुख्य परीक्षा को अपन अगर खोल के देखते हैं तो 4 पेपर होते हैं और चारों पेपरों की अलग अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट है और अलग अलग इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी होती है उनकी। तो उनको कैसे डील किया जाए, जैसे अपन पेपर वाइज अगर बात करें, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन से सब्जेक्ट है जिन पे विशेष ध्यान दिया जाए? मेरे हिसाब से जो आरएएस की तैयारी है जी, 800 नंबर के पेपर है, 4 हिंदू 200 नंबर के, 4th पेपर एक पूरा लैंग्वेज के 200 नंबर के, 3 पेपर है और लगभग 15-20 के आसपास सब्जेक्ट है जी। अब हिस्ट्री अगर अपन डिवाइड करें तो लगभग 65-66 नंबर की हिस्ट्री आती है, जिसमें आपकी राजस्थान हिस्ट्री, एंसेंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री जी, ये सारा मिला के एक पार्ट बनता है 65 नंबर मेंस के अंदर। ठीक है, अपन दूसरी ओर देखें एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 70-80 पेज, 100 पेज, वो भी 65 नंबर। तो अगर अपन पढ़ने बैठे तो हिस्ट्री एक तरीके से 3-4-5 महीने में कर ही नहीं पाएंगे। तो उससे स्कोरिंग अपने 65 नंबर, और 65 में भी पूरे में से पूरे मिलने नहीं, तो अपन इतना गेन नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से जो हार्डवर्क से ज़्यादा यहाँ पे स्मार्ट स्टडी आपकी मैटर करती है कि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर कैसे गेन कर सकते हैं। मेरा हिस्ट्री इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मैंने जैसे मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा मास्टर्स किया हुआ है, तो पबेट और पॉलिटी, फिर जो छोटे सब्जेक्ट है 20-20 नंबर के 2 पेपर में, फर्स्ट में और थर्ड में आते हैं, तो और सेकंड में भी, तो ये छोटे छोटे उनका स्टैटिक सब्जेक्ट है, यानी जिसमें आपने एक बार याद कर लिया तो वही उसमें कुछ बदलाव नहीं होना है। तो एक तरीके से मैंने यही किया जहाँ अपन मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। इनको भी बाद में यही बताया था मैंने कि बजाय अपन दूसरी जगह एफर्ट करें तो नंबर की ओर एफर्ट करें जी, तो अपन कम समय में ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ये आवश्यक है कि अभ्यर्थी को ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, हाँ, और कौन से सब्जेक्टों पे ज्यादा ध्यान देना है। बड़ी चीज ये जी। तो जैसे आपने बताया 6 छोटे सब्जेक्ट है, पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड में है, तो उनमें ही अभ्यर्थी को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सिर्फ एक ही नोट से होगा नहीं होगा, ये जो लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं ये सफिशिएंट है या नहीं है, और प्लस उनके जो मन में आंसर राइटिंग के लिए होता है
कि मैं लगातार पढ़ते जा रहा हूँ, टेस्ट भी लिख रहा हूँ, लेकिन वो एफिशिएंसी नहीं आ पा रही, खुद संतुष्ट नहीं हो पाता कभी कभी तैयारी से। तो उस जो सिचुएशन में आदमी अपने आप को कैसे संभाले और किस रूप में नहीं अपनी तैयारी को दे? 2016 वाला मेरा अटेम्प्ट था। 16 वाले में मैंने पढ़ा था, हालांकि उस टाइम मेरी पार्लियामेंट फेलोशिप प्रोग्राम भी चल रहा था जी। दोनों में कई बार टाइम इशू भी होता था, लेकिन मेरा जो 16 वाला अटेम्प्ट का मेन रीज़न जो रहा था कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया, तो मेरे लगभग 70-72 नंबर के पेपर पूरा छूट गया था। आपके साथ भी 2018 में यही हुआ था। तो 70-72 नंबर का पेपर छूट जाना, मैंने टेस्ट दिए थे, कोचिंग गए थे इसमें, तो 2 से 3 टेस्ट दे पाया था मैं। तो मेरी प्रैक्टिस भी नहीं थी। तो फिर मैंने जब 7 वालों में कईयों का सिलेक्शन हो गया, तो फिर मैंने एनालिसिस किया कि भाई मैं ये तो है नहीं कि कोई कमज़ोर हूँ गलती, बस केवल मैं मेरी स्ट्रेटेजी के कारण या मेरे दूसरी जगह टाइम एंगेज के कारण ही मैंने क्रैक कर पाया। तो फिर मैंने खुद को थोड़ा कन्फाइन किया और 1 साल मैंने दिया एक तरीके से, आप ये मान सकते हो। और उसमें ये जो टाइम मैनेजमेंट था जी, ये मेरा एक्चुअली रहा, और आंसर प्रैक्टिस, तो कहाँ नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने टेस्ट लिखे थे। मेरे हिसाब से आंसर प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा चीज़ है। 2018 वाला में मेरा सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही रहा था कि मैं लगभग हर दूसरे-तीसरे दिन तो टेस्ट लिखता जी। मतलब टेस्ट सीरीज का अपना एक अहम योगदान है। जैसे कि ये अभी मेंस होने वाला है 1 महीने बाद, 27-28 जनवरी को मेंस है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए आप एक सटीक जो लास्ट महीना होता है वो निर्णायक महीना होता है, इसमें इधर उधर होने की भी संभावनाएं ज़्यादा होती है, इस टाइम फोकस रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए आप कोई संदेश जो? सबसे पहले तो कि जो भी आपने अब पढ़ लिया, जो आपके पास में मटेरियल कलेक्ट हो गया, आप उसी को रिवाइज करें, इधर उधर नहीं भटकें, क्योंकि मटेरियल मार्केट में इतना है। और मैं ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ, और ये चीज़ है भी, कि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा एक ही किताब को 10 बार पढ़ें। तो अपने पास अब जो अवेलेबल है उसी चीज़ को अपन ढंग से पढ़ें। जो अपने पास सिलेबस है, क्योंकि आरएस में पेपर जो है वो कभी सिलेबस के बाहर नहीं आएगा, सिलेबस के कीवर्ड्स हैं। ये मेरे साथ 2018 में भी हुआ था, मैंने सिलेबस ढंग से सिलेबस ही नहीं देखा था, और क्वेश्चन डायरेक्ट सिलेबस की लाइन से उठते हैं। तो जो सिलेबस है उसको, जैसे आपने जो सब्जेक्ट कर लिया, मान लीजिए आपने हिस्ट्री कर लिया, तो हिस्ट्री का एक बार सिलेबस देखें, और हर एक जो कीवर्ड है या हर सिलेबस की लाइन पे सोचें कि 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर का कंटेंट अपने मन में कि मेरे पास है कि नहीं है। तो उससे क्या होगा कि एक तरह से आप पूरा पेपर ही कवर कर लेंगे, ऊपरी ऊपरी तो आप नज़र से कवर कर ही लेंगे। जिस दिन आप पेपर लिखने जाएं, पेपर को पूरा अटेम्प्ट करें। आपको जो क्वेश्चन आता है वो तो करना ही है, जो क्वेश्चन नहीं आता तो उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, उसमें कोई तो कीवर्ड होगा जिससे आपके दिमाग में कुछ तो आएगा। तो उस चीज़ को उसी टाइम जो आपके दिमाग में आ रहा है वही लिखें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें आधा नंबर भी अगर उस क्वेश्चन में मिल जाए और वही आपकी रैंक डिसाइड कर देगी, आपका क्लियर करा दे। तो क्वेश्चन पेपर छोड़ना नहीं है। 800 नंबर में से 800 नंबर का पेपर अपन को करके आना है, पेपर कंप्लीट करना ही अपने आप में एक टास्क है। दूसरा है कि जैसे ये छोटे जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एथिक्स है और इंग्लिश और हिंदी है, इसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि बाकी हम प्रीलिम्स के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो हम चीज़ों को लिख पाएंगे। जैसे आप सब्जेक्ट करते हैं, ज्योग्राफी का पेपर आप बनाते हैं, तो अपने दिमाग में इस बात को मान के चलें कि जब ज्योग्राफी का पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में मैप बनाना है, नहीं बन रहा वहाँ पर भी मैप बनाना है जबरदस्ती। और ज्योग्राफी के अलावा भी चाहे हिस्ट्री है, और कोई पॉलिटी है, किसी और सब्जेक्ट में भी अगर इस तरह की गुंजाइश हो तो वहाँ पर भी मैप बनाना है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, कुछ कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड्स को बनाना है। और अभी भटकना नहीं चाहिए, स्पेशली अगर कोई ऐसी अफवाहें चल रही, पेपर आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, और इस डिस्ट्रैक्शन से तो सबसे ज़्यादा बच के रहना है। जैसे सर एक पर्सपेक्शन ये भी होता है, जो इस बार 100 मेरिट जाने की वजह से थोड़े से चूके हैं, या फिर जिनका स्कोर 90 से 100 के बीच में है, वो अभ्यर्थी अभी भी उस फेज से बाहर नहीं आ पाए हैं, और उनको यही समझ नहीं आ रहा कि क्या करना। तो ये आप मैं बेहतर बता पाओगे कि जैसे असफलता जब होती है, जब आपने मेंस लिखा और वापस रिजल्ट आता है, तो उससे वापस क्योर होने में जो समय लेते हो आप, और कैसे उससे बाहर निकले और कैसे आगे की तरफ आगे बढ़े अपन? जी सर। 90 से 100 जो नंबर, हाँ, जिनके 90 से 100 के बीच में आए, और कुछ मार्क्स की वजह से कुछ ऐसे बंदे भी है जो 99 के आसपास है, 100 से। बड़ी बात ये प्रोसेस है जी, और यहाँ तो वही टिकेगा, क्योंकि दौड़ होती है जी। कुछ ही अभ्यर्थी, मतलब एक ही अभ्यर्थी होगा जो दौड़ को जीतेगा, बाकी तो सब रनर अप रहेंगे। तो
ये तो मार्किंग है, दूसरे लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जी तो कहीं ना कहीं वो आपसे दूसरी चीज़ों में आगे हैं। भले आपकी वो स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं या नोट्स उनके हो सकता है ज़्यादा, या उनका टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा है, या उनकी तैयारी का पर्सपेक्टिव ज़्यादा है। तो ये चीज़ें अपने को खुद की कमियों का एनालिसिस करना चाहिए। मैंने जैसे 16 वाली में टाइम में मैंने कमियां एनालिसिस की, भी मेरा आंसर प्रैक्टिस नहीं है, सबसे बड़ी मेरी कमी है। दूसरा, मैं टाइम ज़्यादा कहाँ पे हूँ। जैसे मैं अभी जो जनवरी में एग्ज़ाम हो रहे हैं, इनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपका कोई बड़े सब्जेक्ट है जहाँ पे आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, और अब आपके पास 20, 25, 30 दिन बचे हैं, 1 महीना बचा है, तो उन बड़े सब्जेक्ट के सीधा क्वेश्चन आंसर पढ़ लो। जी, जो टेस्ट सीरीज हो रही है उसमें जो सॉल्यूशन आ रहा है। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री है तो फिर सीधा क्वेश्चन आंसर पढ़ लो, बजाय आप बुक पढ़ो। जी और मैंने नोट्स कभी बनाए नहीं, कभी मतलब ऐसे ट्राई तो मैं करता था बनाने के, लेकिन वही है 10-20 पेज बना लेता, फिर मैं छोड़ देता था। तो बट मैं लकीली रहा कि मेंस के टाइम में मेरे को कहीं से टेलीग्राम में शॉर्ट नोट मिल गए थे। जी तो जैसे छोटे सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी, उनके बहुत ही मतलब 3-4 पेज के अंदर पूरी सोशियोलॉजी आ गई थी, बहुत छोटे छोटे लिखे हुए। तो ऐसे नोट्स टेलीग्राम या अदर चैनल पे, मतलब सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे आपको, या किसी के बनाए हुए हैं उनके हेल्प ले सकते हो। तो आप कम से कम टाइम में, अब जब अपन ये पास होता है ना कि 10 पेज के अंदर अगर अपनी पूरी मान लो कोई भी पब्लिक एड सब्जेक्ट है, और अपन ने को लगता है ये तो पेज 10 ही, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बड़ी बात है कॉन्फिडेंस यहाँ पे। तो एक तो शॉर्ट नोट अगर कहीं मिल सके, और बड़े सब्जेक्ट है उनके सीधे क्वेश्चन आंसर भी पढ़ रहे हैं तो भी अपना चल जाएगा। और एक आंसर प्रैक्टिस, मैं आपने बताया कि अटेंड अपने को 800 नंबर होता है। जी जब अपन पूरे 800 का ही नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने पिछली बार 70-75 नंबर की छोड़ दिया था, जी। तो आपकी मार्किंग उसी में से होगी। और वो टेप आप कहीं कवर भी नहीं कर पाते। अटेम्प्ट करता तो मेरे को हो सकता है उसमें से मिनिमम 10-12 तो मिलते ही, और किसी को मान लो कई बार लक भी यहाँ फैक्टर काम करता तो आपको ज़्यादा भी नंबर मिल जाते। जी, और वो रैंक इम्प्रूव करने में बहुत योगदान होता है। रैंक का बाद में एंड में है, क्योंकि अब जैसे मेरा मुझे 3rd चॉइस अलॉट हुई थी जी, और मेरे जस्ट 1 नंबर ऊपर पे 2nd चॉइस, सेकंड चॉइस आरपीएस में। और मेरा लगभग 14.5 नंबर का डिफरेंस रहा था। अगर 14.5 नंबर कम भी आते तो भी मेरे को 3rd चॉइस ही थी। जी, तो ये आगे जाके जब आपको लगता है ना कि आप आज में 1 नंबर मेरे और जैसे RS प्रॉपर के बीच में शायद 8 नंबर के आसपास है, 8 नंबर ज़्यादा होते तो मैं 8 से 10 साल में आगे पहुंच बिल्कुल, जाता सीधा। तो ये बाद में मैटर बाद में पता चल जाता जब सर्विस एलोकेट होती है। तो अभी अपन कैसे मैक्सिमम अपन 1-1 नंबर, आधा नंबर अगर चुरा सके, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे कोई भी अपन फ्लो चार्ट वगैरह बनाए, तो अपने को तो नंबर लेने कुल मिला के। हाँ, अपना फोकस ये होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि कौन से सेगमेंट से अपनी तैयारी में बेहतर नंबर मिलेंगे, और कौन से सब्जेक्टों को अपने को अभी कम समय देना है लास्ट समय में। एक पीढ़ी वो भी है जो अब इस वाली मेंस को नहीं दे रही और आगे RS 2024 के बारे में सोच रही, तो उनके लिए विशेष मतलब किस प्रकार ये तैयारी कंटिन्यू करें, और लगातार आंसर लिखने चाहिए, टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, और किस प्रकार वो अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाए ताकि आने वाली भर्ती में वो अच्छा कर जाए। जैसे आपने एक बार पूछा था कि ये जिनका इस बार सिलेक्शन जी, नहीं हुआ जी। तो वो डीमोटिवेट जो हो रहे जी। हैं, जैसे मेरा भी 2018 में नहीं हुआ था। जी। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा मेंस ही क्लियर नहीं हुआ था। जी। तो डीमोटिवेट सब होते हैं, डिस्करेज सब होते हैं, आसपास लोग भी बहुत ताने मारते हैं। आपको लगता है आपके साथ वाले जो हैं उनकी वो सिलेक्ट हो गए, हम नहीं हुए, पढ़ते तो हम ज़्यादा थे या हम बराबर ही थे, 1 नंबर से रह गए आधे नंबर। कई बार वो दिमाग में आता 2 क्वेश्चन सही कर देता तो मेरे भी आता था। जब नई सिलेक्शन हुआ था तो लगभग 15-20 दिन तक तो मैंने ढंग से किसी से बात भी नहीं की थी, एक रूम में ही बंद रही। लेकिन ये लाइफ है और लाइफ में हमें आगे बढ़ते ही रहना है। ठीक है, ये मोमेंट्स भी आएंगे, लेकिन इस टाइम जो मेरे को एक मेरी मम्मी थी, उन्होंने मोटिवेट किया और मेरे साथ रही वो कि ठीक है, नहीं तू कर तैयारी इतने। तो उस टाइम उनको वो देखना चाहिए कि मैं कितने से रहा। मैं अगर 90 नंबर लाया हूँ प्रीलिम्स के अंदर तो डेफिनेटली मेहनत तो की है। अगर मेहनत नहीं की होती तो 40, 50, 60 नंबर ही होते। अगर मेहनत की तभी तो 90 है। अब 90 से 100 लाने तो ये 10 नंबर का जो गैप यहाँ कवर करना है, लेकिन फिर मेंस भी देना है। तो अपन को उस प्रकार मेहनत करनी है कि अगली बार अपन सीधा पूरा फाइनली सिलेक्शन ले। क्योंकि अब कई लोग प्रीलिम्स में फेल होते हैं, कई मेंस में होते हैं, कई इंटरव्यू में जाके भी रह जाते हैं, या इंटरव्यू में अलाइड सर्विसेज में बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं तो फिर से पेपर है। तो अल्टीमेटली सब लोग पहुंच जाते हैं वहीं 0 पे। तो जो एक इंटरव्यू दे के बंदा वापस से तैयारी चालू करता है और एक प्रीलिम्स में रहता है, बात तो बराबर ही है। तो दिमाग के अंदर कभी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि क्या अपनी कमियां रही,
वापस उठना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। जैसे दिलीप सर हम लोग को, मेरे को हमेशा उस वक्त यही चीज़ मोटिवेट करती थी। सर कहते थे, आपको भी पता होगा कि अगर एंड अच्छा नहीं हो तो पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है। और वही दिलीप सर की एक और बात याद आ रही है इसमें कि सबसे अच्छी हंसी वही होती है वही जो अंतिम में हंसी होती अंतिम है। हंसी होती है, और ये मेरी अंतिम हंसी नहीं है। तो अच्छा, हमेशा अभी ये और- याद रखना है कि अभी अंतिम हंसी बाकी है, तो ये एंड अभी नहीं हुआ है। और ये लेते हुए और तैयारी, अपना गोल एकदम डिटरमाइंड रखना जी। चाहिए। और मोटिवेशन के लिए जैसे मैं कह रही हूँ, छोटे मोटे और कोई एग्जाम होते हैं या कुछ, तो एक बार दे के, ताकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ। और अपनी तैयारी जब तक हम नहीं, तब तक करते रहेंगे। अल्टीमेटली तो मतलब अपने को फोकस RS इसमें एक चीज़ में ये ऐड कर लेता हूँ ना कि कई बार कुछ चीज़ें होती है सिलेक्शन नहीं होता है, फाइनल स्टेज पे जाके भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो अपने को यही मानना चाहिए कि ईश्वर ने अपने लिए कुछ अच्छा लिखा है। हाँ, वो तो अब जैसे आपका लास्ट टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ था, अगर इनका हो जाता मान लो 500 400 300 रैंक पे 700 रैंक पे, तो हो सकता है अब की बार इतना टाइम नहीं मिलता कि ये इतनी अच्छी रैंक लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर अच्छी चीज़ चाहता है अपने लिए, तो अपने को पॉजिटिविटी कि भाई जो हुआ अच्छा हुआ, ईश्वर कहीं ना कहीं कुछ चाह रहा है अपने लिए बेहतर, तो अपने को उसी पॉजिटिव माइंड के साथ ही अपना एफर्ट है वो कंटिन्यू रखना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार, जिनके हमारे भी कई साथी थे जिनका पिछली बार नहीं हुआ, अब की बार और अच्छी रैंक के साथ हो गया और वो हमसे आगे भी पहुंच गए। मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता जो है। होता है अच्छे के लिए, मतलब पॉजिटिव माइंड के साथ रहोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। बेस्ट येट टू कम। Yeah. तो आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए थे जिन्होंने अपने आप को साबित किया है और भी हर परिस्थिति में अपने आप को मोटिवेट रखा। मैम के पहले प्रयास में मेंस नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने तैयारी जारी रखी और यही एक लगातार प्रोसेस में होता है कि जीवन है, अप एंड डाउन आते रहेंगे और मैम ने साबित करके दिखाया 13th रैंक के साथ सिलेक्शन, और उसी के साथ सर का भी सपोर्ट रहा और उम्मीद करते हैं मैम और भी आगे अच्छी, अभी तो जर्नी शुरू हुई है, असली सर्विस जब अलॉट होगी तब आपने जो मेहनत की है उसका फल मिलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी पोस्टेड हो तो एक अच्छी मिसाल कायम करें। तो सर थैंक यू फॉर कमिंग और अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन बोथ ऑफ यू।